हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लास कर रहे हैं। तो पहले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ जानकारी को देखा था। तो आज के क्लास में 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। और हाँ, ध्यान में रखना, पंचवर्षीय योजना में हिडन मैटर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक बनी थी, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई। जैसा कि आप जानते हो कि 1977 में जनता पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, और जिस वर्ष वो पॉलिटिकल पार्टी बनी उसी वर्ष उसने लोकसभा का चुनाव जीता और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया, जिसके प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई रणछोड़ जी देसाई थे। ये अब तक के भारत में सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, और ये भारत रत्न भी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ख़त्म कर दी गई, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेटेड ग्रोथ रेट 5.2% था, लेकिन अचीवमेंट 5.5% का हुआ। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट श्री सी सुब्रमण्यम ने बनाया था। ये वही सी सुब्रमण्यम है जिनके समय में भारत में कृषि क्रांति जब हुई थी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और इन्हें 1998 में भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न दिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक टारगेट था ग्रोथ विथ डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चौथी योजना में ही गरीबी हटाओ और अधिक अनाज उपजाओ का स्लोगन दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में डिप्टी चेयरमैन अर्थात प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन डीपी धर थे। इसी कारण 5वीं योजना को धर प्लान भी कहा जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। और इसके एक टारगेट में ग्रोथ फॉर सोशल जस्टिस था। और इस पंचवर्षीय योजना में कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए, जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं, वह 1975 में शुरू हुआ था। और इस 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाना था। और इसी 20 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग आरआरबीज था, रूरल रीजनल बैंक्स था। आरआरबी की स्थापना का सुझाव नरसिम्हन कमेटी ने दिया था। 1975 2 अक्टूबर भारत में पहला आरआरबी बना। और जैसा कि आप जानते हो कि आरआरबी आज भी भारत में ग्रामीण भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पर हिंदू ग्रोथ रेट से आप कुछ और मतलब नहीं समझ लेना। यहाँ पर हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब होता है नेशनल इनकम का ग्रोथ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट राजकृष्ण नाम के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री ने दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि 18 मई 1974 ईस्वी को जैसलमेर के पोखरन में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, और भारत एक परमाणु शक्ति बना था, परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही नेशनल मिनिमम कॉमन नीड प्रोग्राम अर्थात न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बनाया गया था। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये वाला जो है ना, नेशनल कॉमन मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहा है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कई सारी उपलब्धियों के साथ चल रहा था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण जब राजनीतिक बदलाव हुए और जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनी,
तो नई सरकार ने 1 वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 6ठी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 तक के लिए बनाई गई थी, जो कि पहली नॉन कांग्रेस प्लान थी और बाकी अन्य योजनाओं की कंपैरिजन में यह योजना गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों से कहीं ज़्यादा मिलता है। इसमें रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। रोलिंग प्लान एक योजना का तरीका है जिसे हिंदी में बयावर्ती योजना या नहीं तो अनवरत योजना कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप योजना चलाते हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने सालों के लिए भी, तो प्रत्येक साल योजना की समीक्षा करके, जैसे 1 साल योजना के समाप्त हो गए तो उस योजना की समीक्षा करके फिर नया योजना बनाना। तो रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुन्नार मिर्डल ने दिया था। ये भारत में स्वीडन के राजदूत भी थे और इन्होंने एशियन ड्रामा नाम की प्रख्यात पुस्तक लिखी है और 1982 में इन्हें और इनकी पत्नी अल्वा मिर्डल को नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ आप ध्यान में रखना कि श्री गुन्नार मिर्डल को अर्थशास्त्र के लिए और श्रीमती एल्वा मेडल को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई 6ठी योजना ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि राजनीतिक अस्थिरताओं का दौर चल रहा था और 1980 में जब दोबारा से लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई और उस नई सरकार ने जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई 6ठी योजना को बंद कर दिया और उसे 2 एनुअल प्लान के रूप में दिखलाया और पुनः 1980 से 85 तक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने रिफॉर्म 6th फाइव-ईयर प्लान को बनाया था, जिसे हम अगले किसी क्लास में देखेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले कुछ क्लास में भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने 1932 में महात्मा गांधी और श्री अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौते का अध्ययन किया था। आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ 1935 पास किया था। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि एक्ट ऑफ 1935 का अपना कोई प्रियम्बल नहीं था। 1919 का जो एक्ट है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसी के प्रियम्बल को, उसी की प्रस्तावना को 1935 के एक्ट में डाल दिया गया। और आप ये भी ध्यान में रखना कि वर्तमान में भारत का जो संविधान है उसका सबसे बड़ा स्रोत 1935 का एक्ट ही है। तो 1935 के एक्ट से कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें कुछ बहुत ही साधारण से बदलावों को आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। और ध्यान में रखना, नॉमिनल, साधारण, बेसिक टॉपिक, मॉडर्न हिस्ट्री का बस यही कॉन्सेप्ट। तो 1935 के एक्ट से यूनियन रेलवे का निर्माण हुआ। इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया और बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ था। इसी एक्ट के द्वारा 1937 में फेडरल कोर्ट बना, जिसके पहले चीफ जस्टिस मॉरिस गायर थे। 1935 के एक्ट में ही कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया के प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत और भारत के जो देसी रियासत हैं वो आपस में मिल करके एक फेडरल स्टेट बनाएंगे और यदि कोई एक बार उस फेडरल स्टेट में शामिल हो जाता है तो वह उससे वापस नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर देसी रियासतों ने फेडरल स्टेट में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि उनके सारे अधिकार ले लिए जा रहे थे। सो 1935 के एक्ट में जो प्रस्तावित फेडरल स्टेट था वो कभी बन नहीं पाया। ये क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। 1935 के एक्ट से ही 1936 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और 1937 ईस्वी में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, जैसे मद्रास, जिसे आज का तमिलनाडु कहते हैं,
बम्बई जिसे आज का महाराष्ट्र और गुजरात कहते हैं, सीपी सेंट्रल प्रोविंस जिसे आज का मध्य प्रदेश कहते हैं, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जिसे आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसी तरह से बिहार। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं बन पाई थी क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुमत नहीं मिला था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार बनाई थी। उसी तरह से पंजाब में सिकंदर हयात खान की सरकार बनी थी जो मुस्लिम लीग के थे। तो कांग्रेस की सरकारों ने 28 मंथ तक कार्य किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बिना कांग्रेस की सलाह लिए ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसी कारण से कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और आप यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि 1935 से लेकर के 1940 तक की घटनाओं के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें सुभाष जी अध्यक्ष बने थे वो हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात में है। 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया था, जिसने आर्थिक विकास की जो योजना बनाई थी उसे कांग्रेस प्लान कहा जाता है। उसी तरह से 1939 ईस्वी में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। यहाँ पर आप त्रिपुरी से त्रिपुरा मत समझ लेना, ये जो त्रिपुरी है वो आज के जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध महात्मा गांधी की उम्मीदवार श्री पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो पट्टाभी सीतारमैया की हार पर महात्मा गांधी ने कहा था, सीतारमैया की हार मेरी हार है। देखिए, वो एक वैसा समय था जब लोग अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते थे, अपनी हार को स्वीकार करते थे। आज के जैसा नहीं कि हार का जिम्मा किसी और के सिर पे डाल दो। तो श्री पट्टाभी सीतारमैया एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और वे स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे। उन्होंने कांग्रेस का इतिहास नाम का बुक लिखा है और आंध्रा बैंक जो अभी किसी दूसरे सरकारी बैंक में मर्ज हो गया, आप जानते होंगे, ये उन्होंने ही स्थापित किया था। तो 1939 में मतभेदों के कारण सुभाष जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फिर अगले किसी क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी जो सर हैं जो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए कुछ यहाँ से मिल सकता है, उनसे सवाल पूछिए, अच्छी किताबों को चुनिए, पढ़ते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।